हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर के जो का पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम मुग़ल एम्पायर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उसमें हुमायूं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और हुमायूं की प्रमुख युद्ध और उसकी समस्याओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार उसने अपने सामने आई कठिनाइयों का सामना किया और ऐसे अपने राज्य से उसको हाथ धोना पड़ा और एक निर्वासित बादशाह की भांति जब उसने अपना जीवन जिया। तो यहाँ पे हम पहले हुमायूं के युद्ध से स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने उसकी समस्याओं पर चर्चा की थी, जिसमें अपने पिता के द्वारा विरासत में मिला खाली खजाना और उसके अफ़गान शत्रु जो अभी भी पूरी तरह बाबर के द्वारा कुचले नहीं गए थे। इसके अलावा राजपूतों की समस्या भी थी, जो उनको विदेशी आक्रांता यहाँ मानते थे और जब तब मौका पाते ही वो मुग़लों को भारत से बाहर कर देना चाहते थे। इन सब में सबसे अधिक घातक समस्या उनके सामने अफ़गानों की थी, क्योंकि वो मुग़लों के आने के पहले तक भारत की सत्ता में काबिज़ थे। तो आज हम हुमायूं के समक्ष तमाम जो समस्याएं थीं उससे हम आगे बढ़ते हुए हुमायूं के सामने व्यवहार में जो समस्याएं उत्पन्न की गई इसके प्रतिद्वंदियों के द्वारा, आज हम वहां से अपने लेक्चर को प्रारंभ करेंगे। तो हुमायूं के जो प्रमुख युद्ध हैं, हुमायूं का प्रमुख युद्ध उसके राज्यारोहण के बाद से हम देख सकते हैं। हुमायूं के जो प्रमुख युद्ध हैं, जब तक वो बादशाह बना, तो बादशाह बनने के बाद राज्यारोहण के प्रतीक के रूप में उसने सबसे पहले कालिंजर, या जिसको बुंदेलखंड कह सकते हैं, उसका अभियान किया। कालिंजर के अभियान के साथ हम हुमायूं के राजनीतिक जीवन का प्रारंभ मान सकते हैं। एक बादशाह के रूप में उसका जो प्रमुख कार्य प्रारंभ होता है। कालिंजर का जो अभियान उसने किया, कालिंजर का अभियान करने के पीछे कई कारण थे और वहाँ पर एक हिंदू राजा शासन करता था। और हुमायूं के जो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, जिनमें मैंने अभी बात की कि उसके जो पिछली सत्ता का सुख भोग रहे थे, जो अफ़गान थे, वो अफ़गान सरदारों के साथ कालिंजर के हिंदू राजा की साठगांठ का उसको संदेह था। हुमायूं को एक ऐसा संदेह हुआ, या उसको जो भी सूचनाएं मिली, कि जो अफ़गान सरदार हैं, जो जब तब मुग़ल सल्तनत के लिए समस्याएं क्रिएट करते रहते हैं, वो बिहार के अफ़गान सरदार कालिंजर के हिंदू राजा के साथ साठगांठ कर रहे हैं और हुमायूं के लिए कोई समस्या खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए हुमायूं ने कालिंजर पर अभियान करने का निश्चय किया और उसके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ कालिंजर के अभियान के साथ माना जाता है। कालिंजर के अभियान में जब हुमायूं व्यस्त था, और इसी कालिंजर की उलझन का फ़ायदा हम देखेंगे कि बिहार के अफ़गान सरदारों को भी मिला। बिहार के जो अफ़गान सरदार हैं, इसी कालिंजर के युद्ध में जो व्यस्तता है हुमायूं की, उसका फ़ायदा उधर अफ़गान उठा रहे हैं। और इधर जब वो कालिंजर के अभियान में व्यस्त है हुमायूं, और वो कालिंजर या बुंदेलखंड की घेराबंदी कर रहा है, चारों तरफ से उसे घेर रहा है, तो उसको वो जीतने में असफल रह रहा है। लेकिन 6 महीने तक कहा जाता है कि उसने कालिंजर के किले की घेरेबंदी करके रखी और इस घेरेबंदी का कोई फ़ायदा उसको नहीं हुआ। इस घेरेबंदी के दौरान 6 महीने तक वो घेरा डाले पड़े रहा और कालिंजर के शासक ने भी 6 महीने से पहले समर्पण नहीं किया। और 6 महीना जब बीत गया तो कालिंजर के शासक ने भी समर्पण कर दिया, और ये समर्पण एक प्रकार से नाम मात्र का समर्पण ही था। शायद वह भी अभी हुमायूं से सीधे तौर पर उलझना नहीं चाहता था और उसने समर्पण कर दिया। लेकिन ये समर्पण या जो सरेंडर है कालिंजर के शासक का, ये कोई महत्व इसका नहीं, क्योंकि कालिंजर के शासक ने हर्जाने देने पर अपनी जान छुड़ाई और उसको हर्जाना देना स्वीकार किया कि मैं युद्ध में जितना भी खर्च हुमायूं का हुआ है उसका हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ। और हुमायूं इसी बात से सहमत हो गया और उसने हर्जाना लेकर के कालिंजर का घेरा उठा दिया। और हुमायूं इसको अपनी बहुत बड़ी विजय के रूप में मानता है। वो कहता है कि ये बहुत बड़ी विजय है, लेकिन इस घेराबंदी को उठाने के बाद और कालिंजर के शासक के समर्पण और उसे इस समर्पण के बाद जो मिला लाभ है, या जिसको हम कह सकते हैं हर्जाने के रूप में जो उसको एक आर्थिक लाभ ही मिला, राजनीतिक सामरिक लाभ तो हमें यहाँ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि समर्पण उसने किया और हर्जाना लेकर के उसको छोड़ दिया।
तो ये बड़ी विजय कहीं से भी साबित नहीं होती, बल्कि एक तरह से ये मुग़लों की निर्बलता को प्रदर्शित करता है कि मुग़ल कहीं ना कहीं निर्बल है। इसीलिए इस प्रकार का एक ढुलमुल रवैया अपना करके इन लोगों ने एक शासक को जाने दिया, कलिंजर के शासक को। ये जो ढुलमुल रवैया है, इसने ये बता दिया कि शायद मुग़ल शासक कलिंजर के शासक को हराने की स्थिति में नहीं है। और ये भी हो सकता है कि इधर वास्तव में हिंदू राजा जो कालिंजर का है उसका अफ़गान के शासकों के साथ या अफ़गान सरदारों के साथ साठगांठ हो, क्योंकि इधर वो कालिंजर के अभियान में 6 महीने तक उसको कालिंजर के राजा ने व्यस्त रखा, और उधर जो अफ़गान सरदार हैं हुमायूं की कालिंजर के अभियान में व्यस्तता का लाभ उठाकर जौनपुर तक आ गए। और जौनपुर में जब ये आ गए तो एक तरह से मुग़ल सत्ता के लिए चुनौती उनको मिली, और यहीं पर 1532 या 1532 में दौराहा का युद्ध होता है। और इस दौराहा के युद्ध में महमूद लोदी नाम का एक अफ़गान सरदार है, उसके नेतृत्व में अफ़गान सेना आकर के हुमायूं से लड़ती है, क्योंकि कलिंजर अभियान में इधर हुमायूं व्यस्त है, इधर अफ़गान सरदार जौनपुर तक आ गए। तो कलिंजर की अभियान की जो उसकी उलझन थी, इस उलझन ने उसको एक दूसरी समस्या में डाल दिया, जो अब तुरंत कलिंजर अभियान के बाद उसके सामने अफ़गान अमीरों की समस्या खड़ी हो गई, जिसको उसने 1532 में, हालांकि महमूद लोदी के नेतृत्व में जो ये समस्या खड़ी हुई, जो जौनपुर तक इन लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया मुग़ल साम्राज्य के प्रांतों का, तो महमूद लोदी के नेतृत्व में अफ़गान सेना को हुमायूं ने पराजित तो कर दिया, लेकिन यह पराजय भी हम देखेंगे बहुत ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। इसको पराजित करने के बाद हुमायूं अत्यंत उत्साहित हो गया, क्योंकि उसे लगा कि कलिंजर का अभियान एक बहुत बड़ी विजय है हमारे लिए, और साथ साथ महमूद लोदी को भी मैंने पराजित कर दिया। और उत्साहित जो हुमायूं आगे बढ़ता गया और गंगा के किनारे एक चुनार का घेरा उसने डाला। चुनार का जो किला है वो अफ़गानों की शक्ति का गढ़ माना जाता है। चुनार बनारस से 35-40 किलोमीटर की लगभग दूरी पर पड़ता है, और चुनार ही अफ़गानों की शक्ति का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था। और ये उस समय एक अफ़गान सरदार है शेर खान, जिसको आगे चल कर के हम सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के नाम से जानेंगे। तो ये शेर खान नाम के एक सरदार के अधीन था, और चुनार का घेरा जब हुमायूं ने डाला तो शेर खान का जो बेटा है वो किले की रक्षा कर रहा था, और शेर खां किले से थोड़ा दूर जहाँ पर हुमायूं ने घेरा डाला हुआ था, शाही खेमा जो हुमायूं का था, उसके आसपास शेर खां मंडराता रहा। शायद इसकी वजह ये थी कि ये किले के पास तक इसको आने ना दे, और शेर खान का जो बेटा है वो किले की रक्षा करता रहे और हुमायूं को इसी तरफ इसको उलझाए रखे। यहाँ पर भी कलिंजर की तरह लगभग 4 महीने तक की उसने घेराबंदी की, घेरे रखा रहा सैनिकों के माध्यम से उसने हुमायूं ने चुनार को। और शेर खान यहाँ पर भी 4 महीने के बाद कलिंजर के अभियान के समान उसने यहाँ पर भी उदाहरण प्रस्तुत किया, जो कलिंजर के शासक ने नाम मात्र का समर्पण किया, शेर खान ने भी यहाँ नाम मात्र का समर्पण स्वीकार किया। उसने देखा कि हुमायूं किस प्रकार 6 महीने के बाद नाम मात्र के समर्पण जो कलिंजर के शासक ने किया उसको उसने स्वीकार कर लिया और छोड़ दिया। संभवतः उससे भी शेर खान को ये प्रेरणा मिली होगी कि शायद हुमायूं उसके साथ भी यही नीति अपनाएगा। और 4 महीने की घेरेबंदी के बाद चुनार का घेरा हुमायूं ने उठा लिया, जब शेर खान ने नाम मात्र का समर्पण किया और कहा कि मैं आपका अधीनता में स्वीकारता हूँ। और शेर खान ने अपना बेटा कुतुब खां नाम का उसका बेटा था, उसको आगरा में और अपनी इकुत सेना के साथ शेर खान ने हुमायूं को दे दिया। और कुतुब खां जो कि शेर खां का बेटा था, उसको उसने अपने एक आगे शेर खां किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी ना करे, एक तरह से उसने अपनी सिक्योरिटी या अपनी सुरक्षा के लिए कुतुब खां को उसने अपनी कैद कहें या आगरा में वो अपने साथ ले गया, और अपने बेटे को भेज करके शेर खान ने चुनार को बचाया। तो यह जो मुग़लों हेतु दक्षिणी बिहार में आधिपत्य जमाने का बहुत ही अच्छा मौका था। और बिहार चूँकि यहाँ पे शेर खां का वहाँ प्रभाव था, और आगे बढ़ कर के वो बिहार में इस समय चुनार का घेरा तो उसने उठाया, घेरा उठाने से बेहतर था कि वो चुनार को कुचल डालता और आगे बढ़ कर के जो साउथ बिहार का एरिया है उसको
कुचल डालता हुमायूं, और बहुत अच्छा अवसर था उसके सामने कि जब वो समर्पण कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शेर खान कमज़ोर है। तो ऐसे में उसे समर्पण स्वीकारने के स्थान पर बिहार को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि हुमायूं उस छोटे छोटे समर्पण के द्वारा ही केवल प्रसन्न था, और उसने आगे दूरदर्शिता नहीं उसने अपनाई। वो ये नहीं सोचा कि अभी ये समर्पण कर दे रहे हैं, लेकिन पूरी तरह नेस्तनाबूद ना होने के कारण ये आगे भी समस्या इसके लिए खड़ी करेंगे। तो उसने जो उसका एक उदार रवैया है जो उसने अपने भाइयों के लिए अपनाया था, राज्य हासिल होने के बाद बाबर से कामरान हिंदाल अस्करी के लिए, वही रवैया वो अपने शत्रुओं के लिए भी अपना रहा है। वो बड़ी ही आसानी से उनको माफ़ कर दे रहा है। अगर कोई समर्पण स्वीकार कर रहा है वो उसे अभय दान दे रहा है और उसको क्षमा कर दे रहा है। तो यहाँ चुनार के घेरे को उठाने के बाद हुमायूं ने ये नहीं सोचा कि ये एक सामरिक या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी गलती उसकी है, और भारत में जो अफ़गान शक्ति का केंद्र था चुनार, उसको उसने ऐसे ही छोड़ दिया। और उधर महमूद लोदी पराजित हो चुका था। महमूद लोदी को जब उसने दोराहा के युद्ध में पराजित किया तो इसके बाद शेर खान ही अफ़गानों का सबसे प्रमुख नेता बनकर के उभरा। शेर खान अब अफ़गानों का एकमात्र एक नेतृत्व करने वाले नेता के रूप में दिखाई पड़ता है। यहाँ से भी हुमायूं ने सबक नहीं लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोदी वंश का खात्मा करने के बाद जो मुग़ल वंश स्थापित हुआ वो अब कहीं इस शेर खान के नेतृत्व में फिर से अफ़गान शक्ति का एक उदय हो सकता है, और यहाँ पर सूर साम्राज्य के रूप में एक सेकंड अफ़गान अम्पायर की स्थापना करने का कहीं ये स्वप्न तो नहीं देख रहे। लेकिन वो शेर खान की बढ़ती लोकप्रियता, शेर खान की बढ़ती ताकत की तरफ से वो आंखें मूंदे पड़े रहा। और कालिंजर और चुनार के अभियान में हम देखते हैं कि उसने एक समान ही गलती की, और ये गलतियां थी कि कालिंजर के घेरे और चुनार के घेरे के सामरिक महत्व को या सैनिक महत्व को वो नहीं समझ सका। चुनार का घेरा एक प्रकार से दक्षिणी बिहार या पूर्वी भारत में प्रवेश द्वार एक प्रकार से उसके लिए था, लेकिन वह इसके महत्व को समझ ही नहीं सका कि चुनार का घेरा जीतने के बाद वो अफ़गानों की शक्ति के प्रमुख गढ़ को वो समाप्त कर सकता है, लेकिन उसने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। दूसरी बात, उसके पास इस समय ताकत भी है। जब कलिंजर के शासक ने समर्पण किया और साथ साथ चुनार के घेरे के दौरान भी वो चुनार का जो शासक उस समय है शेर खान है, उसको कुचलने की स्थिति या ताकत रखते हुए भी उनके साथ किसी प्रकार ढुलमुल रवैया या ढीला ढाला एक समझौते का रवैया अपनाने का कोई यहाँ हमें कारण दिखाई नहीं पड़ता। आखिर क्या कारण था हुमायूं की तरफ से कि उसके पास अपनी सेनाएं भी थी, तोपें भी थी, इसके बावजूद उसने क्यों इस प्रकार का ढुलमुल रवैया अपनाया चुनार के घेरे के लिए, कालिंजर के घेरे के लिए, और महमूद लोदी को भी उसने पूरी तरह नहीं कुचला। तो ये जो ढुलमुल रवैया उसका है वो एक स्पष्ट हमें एक संदेश नहीं देता दिखाई पड़ रहा है कि वो भारत में मुग़ल साम्राज्य की विरासत को आगे बढ़ाना चाहता है या मजबूत करना चाहता है। आज जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि शायद वो अपने शत्रुओं की ताकत को नहीं आंक पाया, और शेर खान इस हुमायूं की कमज़ोरी को समझ गया कि इसका ढुलमुल रवैया वो तुरंत खात्मा करके बस आगे बढ़ रहा है। वो नींव को मजबूती देने का प्रयास नहीं कर रहा है कि शत्रुओं को तुरंत समाप्त करके आगे तक के लिए उस समस्या को ख़त्म कर दिया जाए। और अवसर का यहाँ लाभ उठाने के बजाय उसने शेर खां का जब समर्पण हो गया तो उसने इस अवसर का लाभ ना उठा करके आगे बिहार तक ना बढ़ करके रौंदने की बजाय उसने 1 साल तक आगरा में बहुत मौज मस्ती की। ये हुमायूं की एक बहुत बड़ी गलती ये दिखाई पड़ती हमें है कि जब भी वो कोई विजय कर रहा है और कोई अभियान कर रहा है उसमें उसको अगर आंशिक सफलता मिल रही है या ऐसी सफलता जिसका कोई दीर्घकालिक महत्व नहीं है, लॉन्ग टर्म में कोई उसका इम्पोर्टेंस दिखाई नहीं पड़ता, उसके बाद भी वो उसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानकर आराम फरमाने में वो समय व्यतीत कर रहा है। तो यहाँ वो 1 साल के लिए आगरा में मौज मस्ती करने के लिए वो आराम करने के लिए चला गया, और इस मौज मस्ती का परिणाम भी उसको बहुत जल्दी ही भुगतना पड़ा। जब तक वो 1 साल आगरा में मौज मस्ती करता रहा, उधर गुजरात का जो शासक है बहादुर शाह, जो उसका एक प्रमुख शत्रु और था, गुजरात का बहादुर शाह मालवा और रायसेन में अपने आप को मजबूत करने का अवसर यहाँ पे उसको मिल गया। गुजरात का शासक जो बहादुर शाह है वो राजपूतों की अंदरूनी कलह का लाभ उठा करके मालवा पर उसने अधिकार कर लिया,
और मालवा पर जब वो अपना अधिकार कर रहा है उस समय साथ साथ उसने मालवा पर अधिकार करने के साथ हुमायूं के जो शत्रुओं में जो उसके चचेरे भाई हैं उनको वो मदद भी दे रहा है, शरण दे रहा है। कहा जाता है कि गुजरात के शासक बहादुर शाह का जो दरबार है वो हुमायूं के शत्रुओं की शरण स्थल ही बन गया, एक तरह से आश्रय स्थल। सबको ये संदेश चला गया कि हुमायूं के जो भी शत्रु हैं वो बहादुर शाह की शरण में चले जाएं और वहीं पर वो उनको सुरक्षा मिलेगी। और इस तरह से जो उनमें एक मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, जो कि रिश्ते में भाई लगता था हुमायूं का, वो गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में चला गया। और इधर मालवा और रायसेन को बहादुर शाह ने जीता और चित्तौड़ का घेरा डाला। चित्तौड़ जो कि 1535 में उसने वहाँ का घेरा डाला। चित्तौड़ राजपूताना का एक प्रमुख एक राज्य था और यहाँ पे सिसोदिया वंश का एक राणा विक्रमादित्य है, जो कि अभी अल्पवयस्क है, जो कि छोटा है, बालिग नहीं है, वो शासन कर रहा है। और उसकी माँ कर्णवती उसकी संरक्षिका के रूप में शासन कर रही है, उसकी तरफ से सारे निर्णय ले रही है। इस आपदा के समय कहा जाता है कि कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी और एक संदेश भिजवाया कि वो उसको भाई के समान मानती है और अपनी इस मुसीबत में फंसी हुई बहन की मदद करे। लेकिन कहा जाता है कि हुमायूं ने कर्णवती के इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया, उसकी इस अपील को स्वीकार नहीं किया और इसने इसको सहायता न पहुंचा करके एक बहुत बड़ी भूल की। ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है कि यदि हुमायूं ने इसकी सहायता की होती तो संभवतः राजपूतों के रूप में बहुत बड़ी एक मदद या एक सपोर्ट क्लास मिल गया होता, एक इसका सपोर्ट करने वाला एक क्लास मिल जाता भारत में और शायद राजपूतों की समस्या तो नहीं खड़ी होती इसके लिए। दूसरा एक निष्कर्ष ये भी कहता है कि हो सकता है कि हुमायूं ने मालवा या चित्तौड़ के मामले में इसलिए इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि राजपूताना के आपसी कलह में इतने ज़्यादा व्यस्त थे, उनमें आपसी एक अंदरूनी कलह इतनी ज़्यादा थी कि वो आपस में ही लड़ने में व्यस्त थे। हुमायूं को कोई ये लाभ का सौदा नहीं लगा कि यदि मैं चित्तौड़ की मदद करता हूँ तो चित्तौड़ कल को मेरे लिए एक सहायक राज्य के रूप में रहेगा या मुझे सहायता करेगा। तो शायद राजपूतों की आपसी कलह के कारण उनसे लाभ की कोई उसको संभावना दिखाई नहीं पड़ी, तुरंत लाभ की कोई सेना संबंधी लाभ भी शायद नहीं मिलता उसको इससे, क्योंकि वो आपसी कलह में ही सेनाओं का उपयोग कर रहे थे। तो इसलिए हुमायूं ने चित्तौड़ की मदद नहीं की। एक निष्कर्ष ये भी कहता है कि उस समय हुमायूं कट्टरपंथी मुसलमानों के चंगुल में था और एक कट्टरपंथी मुसलमानों ने उसको एक हिंदू रानी ने जब मदद मांगी, वो भी एक मुसलमान बादशाह के खिलाफ, बहादुर शाह के खिलाफ, शासक के खिलाफ, तो मदद करने से मना कर दिया। जबकि राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र और शत्रु नहीं होता और संभवतः इस स्थिति से ये परिचय नहीं था हुमायूं का या दूरदर्शिता नहीं थी कि आज जो उसके सामने कमज़ोर स्थिति में है हुमायूं राजपूत, हो सकता है कल उसके लिए सहायक बने और आगे चल कर के जो ये बात सही भी साबित होती अकबर के टाइम में। और दूसरी बात है कि अगर ये निष्कर्ष को माने कि कट्टर मुसलमानों के संपर्क में रह कर के हुमायूं ने बहादुर शाह के खिलाफ अभियान नहीं किया, तो हम इस पर भी इतनी आसानी से यकीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक केवल यहाँ पे धर्म ही एक कारण नहीं है। वो उसके खिलाफ मदद अगर नहीं कर रहा है कर्णवती के खिलाफ बहादुर शाह की, जबकि वो बहादुर शाह स्वयं उसकी अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है, तो हमें समझ में नहीं आता कि पहले व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा या अपने धर्म को बनाए रखेगा। तो ऐसे में बहादुर शाह का खात्मा उसको कभी ना कभी करना ही था। तो ये निष्कर्ष भी आसानी से हमें गले नहीं उतरता। अब चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन हुमायूं ने चित्तौड़ की मदद नहीं की और 1534 में हुमायूं जो है मालवा की तरफ बढ़ा और इधर जो बहादुर शाह है वो मुग़लों के साथ पूरी तरह सामना करने की स्थिति में नहीं था और चित्तौड़ को 1535 में हुमायूं की तरफ से अनदेखा कर दिए जाने पर बहादुर शाह ने जीत लिया, क्योंकि हुमायूं ने उसकी कोई मदद नहीं की और बहादुर शाह आगे बढ़ कर के चित्तौड़ को अपने कब्जे में कर लेता है। और इधर मुग़लों के द्वारा आगे बढ़ने पर बहादुर शाह उसका डायरेक्ट सामना करने की स्थिति में नहीं है और वो चुपचाप मुग़लों के आगे आते ही पीछे हटने लगा और वहाँ से वो भाग गया। और कहा जाता है कि बहादुर शाह भागकर कैम्बे या खंभात चला गया और वहाँ से दीव नामक स्थान पर जाकर के छुप गया।
और जैसे ही बहादुर शाह पीछे हटा तो बहादुर शाह के जो प्रदेश हैं मंदसौर, मांडू, चंपारण, ये सभी एक के बाद एक करते हुमायूं के कब्जे में आ गए। तो ये हुमायूं के लिए मालवा और जो गुजरात की विजय थी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन जैसा कि हुमायूं के अब तक हमने उसके व्यक्तित्व को देखा, कलिंजर के अभियान में, चुनार के अभियान में, चाहे चित्तौड़ के अभियान में की गई गलती, इन सबको हम जब देख रहे हैं, ये एक के बाद एक विजय तो हासिल कर रहा है, लेकिन ये विजयों को हासिल करने के बाद उस विजय को स्थायित्व देने के लिए कोई इसकी तरफ से प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मालवा और गुजरात की विजय बहुत बड़ी उपलब्धि तो है ही, लेकिन कहा जाता है कि ये जो विजय का फल है, जो विजय का मीठा फल इसको मिला, इसको चखने से पहले ही ये इसके हाथ से निकल गए। जब तक कि हुमायूं मालवा गुजरात की विजय को सेलिब्रेट कर पाता या वो समझ पाता कि इतने बड़े प्रांत जो उसको मिले हैं, ये प्रांत लगभग हुमायूं के पूरे जो साम्राज्य था मालवा गुजरात अधीन आने से पहले उसके बराबर ये दो प्रांत थे उसके। और हुमायूं ने मालवा गुजरात के नए विजित प्रदेशों को अपने भाई अस्करी को दिया और वहाँ गवर्नर नियुक्त किया। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कहा कि तमाम सारे शत्रुओं में उसके सबसे बड़े शत्रु तो अपने ही भाई थे, जिनमें हिंदाल, कामरान, अस्करी, जो कभी वक्त रहते इसके लिए सहायता जिन्होंने नहीं दी। तो इसने अस्करी को विश्वास करके उसको गवर्नर बनाया मालवा गुजरात के नए जीते प्रदेशों को। लेकिन अस्करी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर या कानून व्यवस्था को बनाए रखने में असफल साबित हुआ। और हुमायूं जैसे ही यहाँ से वापस गया और अपने अभियान के लिए आगे गया, हुमायूं के जाते ही अस्करी का जो कमज़ोर नेतृत्व है बहादुर शाह को दोबारा से प्रेरित करता है अपने खोए प्रदेशों को जीतने के लिए। और इसी कमज़ोर नेतृत्व का फ़ायदा उड़ाकर और हुमायूं की अनुपस्थिति का लाभ उड़ाकर वापस बहादुर शाह वापस आता है, अपने छुपे हुए स्थान से निकलता है और 1 साल के अंदर अंदर मुग़ल सेनाओं को गुजरात और मालवा से खदेड़ दिया बहादुर शाह ने। और इस तरह हुमायूं अपने शत्रुओं का अंतिम रूप से या निर्णायक रूप से नाश न करने, उनको कुचलने का खामियाजा यहाँ पर वो देखता है। और अस्करी के कमज़ोर नेतृत्व का फ़ायदा उड़ाकर बहादुर शाह ने 1 साल के अंदर अंदर मुग़ल सेनाओं को गुजरात से निकाल बाहर किया और वापस अपने प्रदेशों को ले लिया। लेनपूल नामक इतिहासकार ये कहता भी है कि ये जो 2 प्रदेश थे मालवा और गुजरात, ये हुमायूं के राज्य के शेष प्रदेशों के बराबर थे और उसके हाथों से वो ऐसे गिरे जैसे कि पका हुआ कोई फल पेड़ से गिरता है। तो यहाँ पर भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं, इतिहास का विद्यार्थी हम के होने के नाते हम ये सब समझते हैं कि इस प्रकार की जो गलतियाँ ये हमें साफ साफ हुमायूं की दिख रही हैं कि हुमायूं की रणनीतिक जो कमजोरियाँ हैं कैसे उसकी विजयों को अस्थायी बना रही हैं और जो उसके चरित्र में जो उसके दोष हैं, जो कमियां हैं, जिसने उसको राजनीतिक क्षेत्र में या सामरिक क्षेत्र में उसको असफल बनाया, वो यहाँ पर भी हमें दिखाई पड़ता है। हमें बताने की आवश्यकता नहीं कि गुजरात और मालवा उसके हाथ से कैसे निकले। और इधर जब वो व्यस्त है गुजरात और मालवा के अभियान में, तो हुमायूं की व्यस्तता का लाभ उठा करके शेर खां का बेटा कुतुब खां आगरा से अपनी सेना को लेकर के निकल गया। वही कुतुब खां जो अभी आपको याद होगा, हमने अभी बात की लेक्चर के शुरुआत में कि चुनार के घेरे को जब उठाया हुमायूं ने, तो शेर खां ने अपना बेटा कुतुब खां हुमायूं के कस्टडी में देना स्वीकार किया। तो वही कुतुब खां चुपचाप आगरा से बिना बताए निकल लिया सेना लेकर के अपनी वापस। और इस बात का भी क्या संदेश जाएगा, इसको भी हुमायूं ने समझने की कोशिश नहीं की कि ये बहुत बड़े संदेशों को छुपाए हुए कहीं ना कहीं ये उसके लिए बहुत बड़े षड्यंत्र की आहट हो सकती है कि कहीं बाप बेटे मिल करके कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रहे। वो चुपचाप अपने पिता के पास कुतुब खां निकल करके आ गया, लेकिन हुमायूं ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई जवाब तलब शेर खां से किया इस बारे में। और इधर शेर खां ने बंगाल पर हमला कर दिया, उधर वो गुजरात मालवा के प्रदेश उसके हाथ से निकल गए, इधर कुतुब खां निकल करके चला गया आगरा से। साथ साथ उधर शेर खां बंगाल पर हमला करता है और बंगाल का जो शासक है गियासुद्दीन महमूद, वो भाग करके गौड़ के किले में उसने अपने आप को छुपा लिया और हुमायूं से मदद की अपील की। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हुमायूं कभी भी कोई भी काम सही समय पर करने का हमें लगता है इसके अंदर गुण नहीं है, अगर हम इसकी सभी युद्धों को, इसकी रणनीतियों को देखें।
तो हुमायूं से जब उसने मदद की अपील की, तो हुमायूं ने उस समय तत्काल रूप में इसको कभी सीरियसली नहीं लिया, जबकि गियासुद्दीन तुगलक समय समय पर शेर खान की बढ़ती हलचल, शेर खान की जो गतिविधियां हैं उसके संबंध में उसको परिचित भी करा रहा है, उसको सूचनाएं भी पहुंचा रहा है, लेकिन सूचना के महत्व को कभी भी हुमायूं ने नहीं समझा। और काफ़ी सैनिक बल भी हुमायूं के पास था, सेना काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन तब भी हुमायूं नहीं चेता और उसने चुनार के किले की जो घेराबंदी है वापस दोबारा उसने की। बंगाल जाते समय उसने वापस से ये नहीं कि जो शेर खान के अधीन जो प्रदेश हैं उसको पहले अपने अधीन करे या उनको कुचले, क्योंकि शेर खान बंगाल पर अधिकार कर रहा है। तो उसने पहले फिर से चुनार की घेराबंदी की। चुनार की घेराबंदी करने का कोई औचित्य हमें दिखाई नहीं पड़ता। उसने चुनार की घेराबंदी की और वापस से फिर 6 महीने तक शेर खान ने उसको इसी घेराबंदी में उलझाए रखा। पिछली बार की 4 महीने की जो घेराबंदी उसने की थी और जो 1532 के बाद दोराहा के युद्ध के बाद दोबारा से फिर से उसने चुनार की घेराबंदी का कोई भी हमें कारण दिखाई नहीं पड़ता। वो भी तब जब 6 महीने तक शेर खां एक तरह से टाइम पास कर रहा है, उसको बेकार की बातों में उलझाए रख रहा है, बार बार उसके पास मैत्रीपूर्ण संदेश भेज रहा है, समझौते के संदेश भेज रहा है। ऐसा होने के बाद भी हुमायूं शांत बैठा है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि चुनार के घेरे में इसी प्रकार के उसके मित्रवत समझौते या अपील को उसने कंसर्न दिखाते हुए उसको माना और दोबारा से फिर शेर खान ने हिमाकत की और हुमायूं को कितना उसने कमज़ोर या हल्का समझा और दोबारा से उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। लेकिन 6 महीने तक शेर खान के द्वारा उलझाए रखने पर वो उलझा भी रहा। और इधर शेर खान का जो बड़ा बेटा है जलाल खां, वो बंगाल को जीत लेता है। शायद इसी वजह से शेर खान ने 6 महीने तक चुनार की घेरेबंदी के दौरान उलझाए रखा। जब ये हुमायूं को उलझाए रख रहा है तो शायद इसके पीछे शेर खान का यही उद्देश्य था कि अपने बड़े बेटे जलाल खां को बंगाल को जीत लेने के लिए इधर वो उसको वक्त दे। और इधर 1538 में जो गौड़ है वो शेर खान के अधीन आ जाता है और बंगाल और बिहार के रास्ते में तैलिया गढ़ी नामक एक स्थान है। 2 महीने तक हुमायूं को वहाँ पर उसने बंगाल आने तक रोके रखा। और इस बीच जो गौड़ का शाही खजाना है हुमायूं के आने तक उसने इसलिए रोके रखा क्योंकि गौड़ का जो शाही खजाना है उसको बिहार के रोहतास का जो किला शेरशाह का वहाँ तक पहुँचाने का काम चल रहा था। गौड़ के शाही खजाने को बिहार के रोहतास किले में शिफ्ट किया गया इस दौरान, और जैसे ही ये काम पूरा हुआ खजाने के शिफ्टिंग का काम, तुरंत तैलिया गढ़ी के रास्ते से शेर खान हट गया, उसका बेटा हट गया और हुमायूं को आगे बढ़ने दिया गया और इधर हुमायूं और गौड़ को खाली कर दिया गया। और कहा जाता है कि शेर खान हुमायूं के व्यक्तित्व की कमियों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हो चुका था और जब वो गौड़ पहुंचा तो गौड़ में काफ़ी सारा अफीम, नशे के सामान और सजा हुआ महल, शराब और ये सारी ऐसी विलासिता की वस्तुएं थी जिन्हें देखकर हुमायूं प्रसन्न हो गया। और कहा जाता है कि विलासिता की ये सारी वस्तुएं जानबूझ करके ये सामान यहाँ रखे गए ताकि जब हुमायूं गौड़ में आए तो वो देख करके वो वहीं पर रुक जाए। और शायद हुमायूं की इस विलास प्रियता, हुमायूं का बार बार अभियानों के बाद आराम तलबी या मौज मस्ती में खो जाने की जो उसकी आदत है, ये अच्छी तरह से शत्रु समझ चुके थे। तो गौड़ में इस प्रकार की विलासिता के सामान को जानबूझकर रखा गया और वास्तव में जब वो गौड़ पहुंचा सजा हुआ वहाँ का किला महल देख करके वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने वहीं पर रुकने का निर्णय लिया। ये हुमायूं की बहुत बड़ी गलती थी कि वो आगे बढ़ने की जगह वो गौड़ में ही रुक गया। अब इससे आगे का लेक्चर हम अगले लेक्चर में हम इसको प्रारंभ करेंगे। अब हम अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। गौड़ पहुंचने के बाद हुमायूं की आगे की रणनीति और शेर खां की नीति क्या थी, इस पर हम अब अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे।